नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आज बात होगी विधानसभा चुनाव के नतीजों की, साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र के साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों सहित खेल और व्यापार समाचार पर भी डालेंगे नजर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। गुजरात में बीजेपी ने तोड़ा 1985 का रिकॉर्ड, पहली बार 150 के पार। लगातार 7वीं बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी, प्रधानमंत्री ने जनता का अदा किया शुक्रिया। हिमाचल प्रदेश में नहीं बदली बदलाव की परंपरा, कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा किया पार, आम आदमी पार्टी का नहीं खुला खाता। राज्यसभा में प्रमुख मुद्दों पर अनुभवी सदस्यों को मिलेगी वरीयता, सभापति जगदीप धनखड़ का आश्वासन, G20 को लेकर मांगे सुझाव, सदन से वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक पारित। आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी तट की ओर बड़ा चक्रवाती तूफान मैंडूस, आधी रात समुद्र तट से टकराएगा तूफान, तमिलनाडु में बारिश का अलर्ट, मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। और फीफा के पहले क्वार्टर फाइनल में ब्राजील क्रोएशिया के बीच भिड़ंत, रोमांचक होगा इंग्लैंड और फ्रांस का मुकाबला, अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच होगी कांटे की टक्कर। और अब खबरें विस्तार से, और सबसे पहले खबर विधानसभा चुनाव के नतीजे से जुड़ी। गुजरात विधानसभा में बीजेपी ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। गुजरात में बीजेपी 1995 के बाद कोई चुनाव नहीं हारी है। वर्ष 2002 के बाद बीजेपी प्रदेश में लगातार मजबूत होती गई और इस बार जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर गुजरात की जनता का आभार जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है उसकी खुशबू चारों तरफ महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रति ये स्नेह देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भाजपा को जीत हासिल हुई है। लोकतंत्र की भावनाओं को पूरी तरह लेटर एंड स्पिरिट में स्वीकार करते हुए मतदाताओं ने लोकतंत्र के उस उत्सव को बहुत बड़ी ताकत दी है और इसके लिए भी चुनाव आयोग अभिनंदन का अधिकारी है। इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले हर राजनीतिक कार्यकर्ता को, हर दल को भी मैं साधुवाद देता हूं। हिमाचल से जुड़े हर विषय को हम पूरी मजबूती से उठाएंगे और केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल की प्रगति का जो उसका हक है उसमें भी कभी हम कमी नहीं आने देंगे। गुजरात में लगातार 7वीं बार सत्ता में आने की प्रबल संभावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है और 2/3 सीट हासिल करने की ओर है। गुजरात विधानसभा चुनाव के अब तक घोषित नतीजों में से 147 सीटें बीजेपी के पक्ष में गए हैं, जबकि 9 सीटों पर उसकी बढ़त बनी हुई है। कांग्रेस को मात्र 16 सीटें मिली हैं और 1 पर उसके उम्मीदवार आगे हैं। आम आदमी पार्टी ने 5 सीट जीतकर राज्य में अपना खाता खोला है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली है, 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती है। बीजेपी की कुल वोट प्रतिशत में करीब 53% की हिस्सेदारी है। वो 2002 में 127 सीट जीतने के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ सकती है, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले 1985 में कांग्रेस ने राज्य में 149 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था, जब माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री बने थे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा कि भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और वो 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। पटेल अहमदाबाद की
घाट लोदिया सीट से 1.92 लाख मतों के अंतर से जीते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। अब तक घोषित परिणामों में से 40 पार्टी के उम्मीदवार विजयी रहे हैं। बीजेपी के खाते में 24 सीट गई हैं, जबकि एक सीट पर उसके उम्मीदवार आगे हैं। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं। निरंतर खोते जनाधार को बचाने की जद्दोजहद कर रही कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे संजीवनी लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्यीय विधानसभा में उसे बहुमत मिला है। उसके लिए यह एक संजीवनी होगी, क्योंकि लंबे समय बाद उसे अपनी बदौलत किसी राज्य की सत्ता मिलेगी। फिलहाल उसकी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकारें हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि जनता से किया हर वादा जल्द से जल्द निभाया जाएगा। लोगों ने मौका दिया, बीजेपी की सरकार बनी, जयराम ठाकुर जी उनके मुख्य बने और 5 सालों में ना तो महंगाई कम हुई, ना रोजगार प्रदान हुआ और ना ही लोगों की जो दुख और तकलीफ और समस्याएं थी उसके ऊपर सरकार ने कुछ किया। फिलहाल अभी रुक कर रहे हैं अपने सहयोगियों अखिलेश सुमन और पवन कुमार शर्मा का, जो इस वक्त गुजरात और हिमाचल से हमारे साथ जुड़े हैं। और सबसे पहले मैं आऊंगी अखिलेश, आप ही के पास। लैंडस्लाइड विक्ट्री, ऐतिहासिक जीत, क्या लगता है 2024 के लिए एक नया रास्ता खुल गया है यहां से? देखिए, निश्चित तौर पे सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि गुजरात के लोगों को देखिए 1917 जो 2017 में चुनाव हुए थे, 2017 के चुनाव में 3 हीरो निकले थे, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी। और गुजरात के लोगों ने इन तीनों को एक बार फिर से जिता दिया है। हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर बीजेपी में चले गए कांग्रेस से, और वहाँ भी उन्होंने अच्छी खासी जीत हासिल की। और जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में ही रहे, इंडिपेंडेंट थे पहले, कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस के सहयोग से वो जीते थे और उन्होंने भी जीत हासिल की। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि गुजरात ने इन 3 नौजवानों को, इन्हें हज कहा जाता था, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर HA और जिग्नेश मेवानी J, तो ये एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है। और निश्चित तौर पे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपना प्रयास किया ही निश्चित तौर पे, लेकिन उन्होंने जो एक सिस्टम बनाया गुजरात में, और इस सिस्टम ने भी जीत हासिल की है। वो सिस्टम क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और यह कह सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की यह जीत है। तो उसके अलावा उन्होंने अपराध मुक्त गुजरात बनाया। उस अपराध मुक्त गुजरात में जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भूमिका अदा की, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के नेताओं ने, और उसके अलावा सरकार के मंत्रियों ने, उसकी जीत हुई। और उसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा का सवाल, जो महिलाएं अब बोलती हैं, दावे के साथ बोलती हैं कि हम रात में कितने बजे निकलें, उनकी पूरी तरह सुरक्षा सुनिश्चित है। तो इन सारे मुद्दों की जीत है। और 2024 में जब चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पे गुजरात का ये जो मॉडल है, जो मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से प्रचारित करना शुरू किया और आज 2022 है, वो मॉडल की लगातार गुजरात में सफलता हो रही है। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि अगर इस मॉडल को अपने अपने और जो राज्य हैं उन राज्यों में अगर इसका प्रचार होगा, उसी ढंग से एक्सपेरिमेंट होगा, तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं 2024 के चुनाव में इस तरह की विजय की शुरुआत के रूप में इसे कहा जा सकता है। क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव के लिए तैयारी में जुड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि एक चुनाव जीत जाने के बाद वो बैठ जाती है। उनका जो पार्टी का तंत्र है वो लगातार काम करते रहता है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आज भी जो बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से जो संदेश दिया, उस संदेश का मतलब ये था कि आगे आने वाले दिनों में भी जो बीजेपी पार्टी के रूप में अपना जो कर्तव्य है, अपना जो काम है वो जारी रखेगी। और निश्चित तौर पे जो अगले साल 2 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद 2024 में जो केंद्र सरकार के लिए जो चुनाव होगा, आम चुनाव, उसकी दिशा में ही लगातार ये बढ़ने का प्रयास है। और उस दिशा में गुजरात ने एक बीजेपी की कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी मदद की है। जी बिल्कुल अखिलेश, बीजेपी की जीत के साथ ये जो जश्न का माहौल है, ये आपके बैकग्राउंड में भी दिखाई दे रहा है, लाइटिंग हुई है और हर तरफ जश्न का माहौल है। मैं रुक करती हूँ पवन कुमार शर्मा का, जो शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, एक बार फिर 35 साल का जो चुनावी इतिहास है वो फिर दोहराया और कांग्रेस को एक संजीवनी बूटी की तरह एक जीत मिली है, लेकिन अब आगे कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? कौन होगा सीएम पद का दावेदार?
दीक्षा, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश की जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया है कांग्रेस को 40 सीटों के साथ। बीजेपी को 25 सीटें मिली हैं, अन्य को 3 सीटें उनके खाते में आई हैं। तो हिमाचल की जनता ने, जो हम कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर है, और नजर भी आ रहा था, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी स्पष्ट रूप से कोई कुछ नहीं कह रहा था, पर हिमाचल की प्रदेश की जनता बिल्कुल स्पष्ट थी और ये बिल्कुल सामने आ गया। तो ये रिवाज जो है कायम रखा है परिवर्तन का हिमाचल प्रदेश में। बड़ी बात ये भी है दीक्षा इसमें कि 43% वोट जो है बीजेपी को मिले हैं, कांग्रेस को 43.9% वोट मिले हैं। सिर्फ 0.9% ज्यादा वोट मिले, पर वो सीटों में कन्वर्ट ज्यादा हो गए हैं। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1.1% वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी, उनके कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई है। तो ये तो टोटल सार है यहाँ का। बड़ी बात ये है कि अब आगे क्या होगा। तो कल ही मेरी जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने कल साफ रूप से कहा था कि हाँ, मैं वीरभद्र सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पति जो है, उनकी जो विकास कार्य है, उनका जो विजन है, उसको आगे ले जाना चाहती हूँ। उन्होंने दावा कर दिया, दावा ठोक दिया अपनी तरफ से कि मैं सीएम बनने के लिए तैयार हूं। तो एक स्पष्ट रूप से वहां भी सामने आ रहा है। जहां तक सीएम कैंडिडेट की बात है कांग्रेस की तरफ से, तो आशा कुमारी हार गई हैं, कौल सिंह ठाकुर हार गए हैं। तो एक प्रतिभा सिंह के रूप में एक नया सीएम को है, वो हो सकती हैं सीएम, और इसके ऊपर लगभग सारे कांग्रेस के नेता हैं जो आगे बढ़े। पर अभी कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी अभी भी डर है कि हमारे कांग्रेस के जो विधायक है इधर उधर न चले जाए। तो जो पूरे प्रभारी हैं प्रदेश में, जो भूपेंद्र सिंह बघेल साहब हैं सीएम छत्तीसगढ़ के, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है, वो प्रभारी भी हैं, राजीव शुक्ला जी साथ में। तो कांग्रेस के विधायकों को जो है वो कहीं और ना चला जाए, इसके लिए कांग्रेस की तरफ से प्रयास हो रहे हैं। और कुछ दिनों में ही आगे जो है सीएम कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली घोषित होगा। और बड़ी बात दीक्षा, ये खास बात रही कि हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया तो कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल गया। तो बड़े मुद्दे थे, हम सभी जानते हैं कि ओपीएस का मुद्दा एक था, ओल्ड पेंशन स्कीम का। तो ये क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी सरकार बनाते हैं, ये मुद्दा बड़ा हावी रहा। कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा कि जैसे हम सरकार में आएंगे हम ओपीएस लाएंगे और पहली कैबिनेट में इसको पास करेंगे। कर्मचारी से खुश हो गया। दूसरी बात ये थी कि महिलाओं के लिए कांग्रेस ने कहा था कि 1500 रुपए हम हर महीने देंगे। हिमाचल प्रदेश की बिल्कुल कई ऐसे मुद्दे रहे जिनके चलते कांग्रेस को जीत हासिल हुई। बहरहाल आपने ये जानकारी हमसे साझा की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव ने निकटतम प्रतिद्वंदी रघुराज सिंह शाक्य को 2,88,461 मतों से हराकर ये सीट बरकरार रखी है। डिंपल यादव ने 2,88,461 मतों से जीत हासिल की है। डिंपल यादव ने 6,18,120 मत हासिल किए, जबकि शाक्य को 3,29,659 वोट मिले। मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा की ये चौथी सबसे बड़ी जीत है। इस सीट से सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के नाम है। वहीं रामपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के आसिम राजा को हराया। बीजेपी ने इस सीट पर पहली बार कब्जा किया है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन को आश्वासन दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जैसे अनुभवी सदस्यों को अहम मुद्दों पर विचार व्यक्त करने के लिए वरीयता दी जाएगी। सभापति ने संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान कहा कि आसन पक्षपाती नहीं है, आसन राष्ट्रीय है। उन्होंने सदस्यों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठने का भी आग्रह किया। सभापति ने सदन के सदस्यों से अनुरोध किया कि भारत के G20 संगठन की अध्यक्षता के बारे में अपने सुझाव और प्रतिक्रिया उन्हें भेजें। उन्होंने कहा कि ये सुझाव संबंधित मंत्रालयों और विभागों को अग्रेषित कर दिए जाएंगे। सभापति ने कहा कि विश्व को भारत से G20 के अध्यक्ष के रूप में काफी अपेक्षाएं हैं। G20 is going to be a very important occasion. During my 2 visits abroad, I found in the people an air of expectation. They expect, and rightly so, that in the land of culture and civilization, the event will be unique, an occasion for them to feast
on our cultural wealth. And that is both a challenge and opportunity to us. Input to me is that everyone is concerned to make available and showcase India in the most authentic fashion. I call upon all the members to give their own inputs also to the chair, and I will act as a platform to catalyze that their constructive ideas, imaginative inputs are also put into practice. This may be done within fortnight, and I will pass on to the leader of the House, who will bring about convergence of various departments to consider your inputs so that the world comes to know our cultural power, our cultural wealth, and what India has offered to the world. वहीं राज्यसभा से आज वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सांसदों की तरफ से उठाई गई शंकाओं को दूर किया। चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, तस्करी रोकना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। विधेयक का समर्थन करते हुए एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा समय की मांग है। चर्चा में तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव, कांग्रेस के जयराम रमेश समेत कई और सांसदों ने भी हिस्सा लिया। विधेयक का उद्देश्य वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन CITC को लागू करना और इसके द्वारा संरक्षित संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची का विस्तार करना है। अगर 10 सालों का औसत देखा जाए तो 28,372 हेक्टर था, जो बढ़कर के केवल अगर एनुअल देखा जाए तो 37,845 हेक्टर हुआ है। तो हमने देश में जो ग्रीन कवर बढ़ाने का जो हमारा कमिटमेंट है उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया है। One, Schedule 2 and Schedule 3. He has cleaned it up. He has followed the format suggested by the standing committee. He has not made one spelling change in the Schedules 1 and Schedule 2 and Schedule 3. And he has, I think, been bold enough to accept that the standing committee has made an improvement on the original bill, and I compliment him for that. जिम्बाब्वे की संसद के स्पीकर एडवोकेट जैकब फ्रांसिस मोंडेडा के नेतृत्व में भारत आए जिम्बाब्वे के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने संसद भवन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान सभापति ने प्रतिनिधि मंडल को स्मृति रूप भेंट की। वहीं जिम्बाब्वे के शिष्टमंडल की ओर से भी सभापति को भेंट दी गई। जिम्बाब्वे के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की। इस दौरान संसदीय मामलों समेत कई अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं और जिम्बाब्वे के साथ भारत के आर्थिक संबंधों में प्रगति हो रही है। इससे पहले भारत आए जिम्बाब्वे के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने संसद भवन का अवलोकन किया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष ले जाया गया, जहां उन्हें संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष की जानकारी दी गई। इसके बाद दल ने लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही देखी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से उनका स्वागत किया। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में जिम्बाब्वे के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मानित अतिथि जिम्बाब्वे की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष महामहिम एडवोकेट जैकब मुंडेडा और वहाँ के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिम्बाब्वे के संसदीय दल ने संसद की वृहद लाइब्रेरी का भी अवलोकन किया। दल ने संविधान की मूल प्रति को देखा और इसके बारे में बारीकी से जाना और विजिटर्स बुक में अपने विचार भी लिखे। ग्रंथालय में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ प्रतिनिधियों ने अपने कैमरे में तस्वीरें भी कैद की।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन परिसर में भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोष सरकारी प्रशासन की नींव है। कोष में जमा राशि राष्ट्र की शक्ति का स्रोत है। राजस्व संरक्षक के रूप में वे करदाताओं का सम्मान बनाए रखते हुए कर आधार बढ़ाएं और कर चोरी पर शिकंजा कसें। ओम बिरला ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हमें अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट होकर बैठना नहीं है, बल्कि देश को अन्य देशों से आगे ले जाने के लिए सभी को लीक से हटकर सोचना और कुछ कर दिखाना है। किसी भी युग के अंदर अर्थतंत्र का हमेशा महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है और इसीलिए जिस देश का अर्थतंत्र जितना सशक्त होगा, मजबूत होगा, पारदर्शी होगा, जवाबदेह होगा, उतना ही शासन तंत्र सामाजिक जन कल्याण के काम करते हुए लोगों को न्याय और अंतिम व्यक्ति तक की कल्याण की भावनाओं को पूर्ण कर पाएगा। मैक्सिको के चिड़ियाघर में जगुआर शावक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।